आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं हम कम्युनिकेशन का अगला शीर्षक, जिसका नाम है संप्रेषण के मॉडल। ठीक है, तो संप्रेषण में किन किन विद्वानों ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया है, तो क्या है उनके बारे में हम यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो पहला जो आपका मॉडल आ रहा है संप्रेषण का रेखीय मॉडल। तो इस मॉडल के अंतर्गत क्या बात कही गई है, तो संप्रेषण का रेखीय मॉडल एक तरफा प्रक्रिया है जहां प्रेषक केवल संदेश प्रेषित करता है और प्राप्तकर्ता केवल संदेश ग्रहण करता है। देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जो संप्रेषण का जो रेखीय मॉडल है इसमें ये बात कही गई है कि जो प्रेषक है यानी कि जो संदेश को भेजने वाला है सिर्फ वो संदेश को भेजता है और जो प्राप्त करता है उसे संदेश मिल तो जाता है पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता यानी प्रतिपुष्टि नहीं करता। इसमें प्राप्तकर्ता कोई फीडबैक या प्रतिक्रिया नहीं देता। रेखीय मॉडल की स्थापना अरस्तु, सैनन व वेवर द्वारा की गई थी। याद रखेंगे इन विद्वानों को, अगर पूछ लिया जाए कि संप्रेषण का रेखीय मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, तो अरस्तु, सैनन और वेवर ने इसकी क्या है प्रतिस्थापना की। जिसके बाद में डेविड बेरलो ने अपने मॉडल, इसके बाद ये विद्वान हुए डेविड बेरलो ने अपने मॉडल SMCR के रूप में क्या है इसे अपना लिया। तो देखिए एस का मतलब देखिए इसमें क्या बताया गया है, सोर्स यानी कि स्रोत यानी कि प्रेषक, ठीक। एम से तात्पर्य क्या है, मैसेज यानी संदेश। चैनल यानी कि माध्यम, जिस माध्यम से संदेश को भेजा जाए। आर रिसीवर अर्थात प्राप्तकर्ता। तो एस सोर्स, एम मैसेज, सी चैनल, आर रिसीवर। तो SMCR के रूप में क्या है डेविड बेरलो ने इसे अपनाया। कौन से मॉडल को, रेखीय मॉडल को। इसकी जो अवधारणा थी प्रस्तुत किसने की, आपके अरस्तु, सैनन, वेवर ने। बाद में जाके डेविड बेरलो ने इसे क्या नाम दे दिया, SMCR का, है ना। और अतिरिक्त नाम देखें तो इसे ट्रांसमिशन मॉडल भी कहते हैं। याद रखेंगे ट्रांसमिशन मॉडल भी इसे कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखें टीवी और रेडियो, यानी कि टीवी और रेडियो से क्या तात्पर्य है, इसमें क्या है टीवी रेडियो में क्या होता है, सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, हम उन्हें सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम उसकी कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, है ना। जैसे सरकार को कोई योजना भेजनी होती है, और पहले समय में क्या होता था जब टीवी का प्रचलन नहीं था तो रेडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती थी, तो जन समूह तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं पर वो उनके फीडबैक है वो उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया कहलाएगी, हमारी रेखीय प्रक्रिया कहलाएगी। इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया प्रेषक यानी कि आपका सोर्स, ठीक है। अब इसने जो संदेश है किसे भेजा, रिसीवर के पास यानी कि प्राप्तकर्ता के पास। किसके माध्यम से भेजा है, चैनल के माध्यम से। जिस माध्यम से संदेश भेजा जाए, चाहे वो आपके डाक के द्वारा भेजा जाए, चाहे आपके सोशल मीडिया के थ्रू भेजा जाए, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, माध्यम, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, प्रेषक ने तो संदेश भेज दिया है पर इधर से कोई प्रतिपुष्टि नहीं हो रही, यानी कि ये कैसा मॉडल है, एक तरफा मॉडल है, इसीलिए क्या है इसे रेखीय मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा कि जो रेखीय मॉडल होता है वो एक तरफा मॉडल होता है। इसमें जो प्रेषक है वो सूचना को क्या है प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है पर प्राप्तकर्ता कोई रिप्लाई नहीं देता है। समझ में आ रही है बात। अब चलते हैं अपने अगले मॉडल की तरफ। तो अगला मॉडल हमारा कौन सा है, संप्रेषण का ट्रांसजेक्शनल मॉडल, है ना। तो ट्रांसजेक्शनल मॉडल के अंदर क्या बात कही इन्होंने कि संप्रेषण के इस मॉडल में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेश का क्या आदान प्रदान होता है, जहां दोनों में प्रत्येक संदेश प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिका में होते हैं। संप्रेषण के इस मॉडल में प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों क्रियाएं एक ही समय पर होती है। देखिए इसमें क्या बात की गई है, जो ट्रांजैक्शनल का जो मॉडल है इसमें क्या है, जो प्रेषक है वो कोई संदेश भेज रहा है और उसके बदले जो प्राप्तकर्ता उस संदेश को प्राप्त कर रहा है वो तुरंत उसका रिप्लाई दे रहा है, फिर जो प्रेषक है फिर भेज रहा है मैसेज, फिर उसका रिप्लाई आ रहा है। तो इस प्रकार का जो संप्रेषण है वो क्या दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलता है। इस संप्रेषण का जो प्रयोग है वो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। तो ट्रांसजेक्शनल मॉडल संप्रेषण मॉडल का सामान्य और प्रमुख मॉडल है, क्योंकि प्रतिदिन बातचीत और अंतःक्रिया भी ट्रांजैक्शनल संप्रेषण मॉडल के रूप में होती है। यानी कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, चाहे हम संदेश के थ्रू करें, व्हाट्सएप के थ्रू करें, और हमें तुरंत ही हम इधर से हम मैसेज कर रहे हैं दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आ जाए, तो क्या ये आदान प्रदान हो रहा है,
ठीक है, ये नॉर्मल बातचीत हो रही है, ये नहीं कि आपको टाइम इंतजार करना पड़ रहा है कि अब रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आएगा। जैसे अगर हम सामने से, अगर कोई हमारे सामने भी है, हम उससे बात करें मौखिक रूप से, तो क्या इसमें क्या हमारे भावों का क्या आदान प्रदान हो रहा है, हम कुछ बता रहे हैं, वो अपनी कुछ बता रहा है, तो ये बात की गई है। तो इसमें क्या है, आपके भावों विचारों का, सूचनाओं का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल कहते हैं। यह समान वातावरण और व्यक्तिगत अपेक्षाओं के साथ प्रेषक के लिए अधिक प्रभावी होती है। जैसे मैंने बताया, इसका महत्व दैनिक जीवन में देखा जाता है जब व्यक्तिगत तौर से कोई बात की जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत तौर से कोई बात की जाती है तो क्या है, ये मॉडल अधिक प्रभावी होता है। अब ये चित्र के माध्यम से समझें। जैसे ये कौन है, आपका प्रेषक। ठीक है, अभी देखिए इसकी भूमिका सिर्फ प्रेषक की क्या है, संदेश भेजने की। तो इसने माध्यम से संदेश भेजा। ठीक है, तो जो प्राप्त करता है उसने संदेश को प्राप्त कर लिया। अब देखिए, अब प्राप्तकर्ता की भूमिका कैसी बन गई है, प्रेषक की। अब प्राप्तकर्ता जो है वो प्रेषक बन के क्या, संदेश से भेज रहा है, और जो प्रेषक है वो कौन बन गया, प्राप्तकर्ता। तो यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो दैनिक जीवन में सामान्य बातचीत के दौरान चलती है। जैसे अभी मैंने आपसे कोई बात कही, ठीक, और आपने वो बात सुन ली, तो आपने मेरी सूचना को प्राप्त किया है ना, तो आप रिसीवर हो गए। अब आपने क्या किया, उसकी प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, तो अब आप प्रेषक हो गए ना, अब आप संदेश भेज रहे हैं। अब मेरे पास सूचना आएगी, मैं प्राप्त करूंगी उसे, तो वो क्या, मैं क्या कहलाऊंगी, रिसीवर कहलाऊंगी। तो इसमें देखिए, जो प्रेषक होता है वो प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका निभाता है। उसी प्रकार जो प्राप्तकर्ता है वो प्राप्तकर्ता के साथ प्रेषक की भूमिका निभाता है। ये आपके सामान्य जीवन में चलता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन मॉडल कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलते हैं अगले मॉडल की तरफ। तो संप्रेषण का इंटरएक्शनल मॉडल। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि संप्रेषण का इंटरएक्शनल मॉडल संप्रेषण को एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है जिसमें प्रतिभागी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के रूप में वैकल्पिक भूमिका पदों पर होते हैं और संदेश भेजकर भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक संदर्भों में प्रतिक्रिया प्राप्त कर उसका अर्थ निकालते हैं। इस मॉडल का समर्थन किसने किया, बिल्वल क्रेम को इंटरएक्शनल मॉडल का समर्थक माना जाता है। इस बात देखिए, इसमें क्या कहा गया है इंटरएक्शनल मॉडल में कि इसमें जो संप्रेषण होता हुआ है किस प्रकार होता है, औपचारिक संप्रेषण यहाँ देखने को मिलता है। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि इसमें जो प्रेषक है या जो प्राप्त करता है यानी कि जो रिसीवर है वो किसी पद पर होता है। जब दो पदाधिकारियों के बीच में कोई संप्रेषण हो रहा है तो देखिए इसमें जो पदाधिकारी है उसने कोई संदेश भेजा दूसरे अधिकारी को, ठीक है, तो उसका उत्तर वो औपचारिक रूप से देगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इंटरएक्शनल मॉडल कहेंगे। अब देखिए इसे चित्र के माध्यम से समझें। जैसे कि ये प्रेषक है और ये इतना याद रखेंगे, ये अपने अपने पद पर हैं, ये किसी अच्छे पद पर हैं और इसमें जो बातचीत होगी वो कैसी होगी, औपचारिक होगी। तो जो इन्होंने क्या है, मैसेज भेजा, ठीक है, इन्होंने मैसेज भेज दिया, तो अगले जो अधिकारी है या अगला जो व्यक्ति है वो कौन बन गया, आपका प्राप्तकर्ता बन गया। अब इसने कोई सूचना भेजी, ठीक है, तो अब जो प्राप्तकर्ता है उसने सूचना को कैसे अपनी समझ के अनुसार समझा, कैसे उसकी व्याख्या की, है ना, तो वो उसकी समझ में जो बात आई उसके अनुरूप क्या है, इसने यहाँ पर क्या है, इसकी प्रतिक्रिया दे दी। तो जो प्राप्तकर्ता है वो कौन बन गया, प्रेषक बन गया। इसने इसका रिप्लाई दिया और जो प्रेषक था वो कौन बन गया, प्राप्तकर्ता बन गया और इसने इसका उत्तर प्राप्त किया। ठीक है, तो सीधी सीधी बात इसमें ये कही जा रही है कि जो सेंडर है उसने मैसेज सेंड किया रिसीवर को, फिर रिसीवर ने सेंड किया मैसेज किसको, सेंडर को। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलती है। तो देखिए इसमें क्या औपचारिक संप्रेषण देखने को मिलता है कि अगर जब कोई पद पर बैठ के कोई जैसे कोई सूचना जाती है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पहुंचाएगा, तो क्या है, वैकल्पिक रूप में इसमें बात की जाती है, यानी कम शब्दों में बात की जाए। कम शब्दों में ये नहीं कि थोड़ी बात होनी, नहीं, तात्पर्य ये है कि आपको क्या है, संक्षेप में जानकारी भेजी जाती है कि आपको ये कार्य कराना है या फिर ये नीति आई है और इसे हमें कैसे संचालित करना है। तो इस विषय में क्या है, उनमें संप्रेषण हो रहा है। अब वो चाहे आपकी ईमेल के माध्यम से हो या आपके मैसेज के थ्रू हो, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें कही है, इसलिए किसे क्या कहा जाता है, इंटरएक्शनल मॉडल कहा जाता है। अगर इसके समर्थक देखें तो विल्वर क्रेम को इनका कौन माना जाता है, समर्थक।
तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने अगले विद्वान की तरफ। तो देखिए अरस्तु ने एक और मॉडल प्रस्तुत किया। एक तो वही है देखिए मॉडल, तो उनमें उसके साथ सेनन और वेवर भी थे। बाद में डेविड बेरलो ने क्या है उसे आपका अलग नाम से उसे प्रतिपादित किया, ठीक है। वहीं अरस्तु ने एक और मॉडल निकाला, तो इनका मॉडल इनके नाम से जाना गया, यानी कि अरस्तु एवं लासवेल का मॉडल। ये भी एक विद्वान है लासवेल, ठीक है। तो अरस्तु एवं लासवेल के संप्रेषण प्रारूप में यह भिन्नता है कि इसमें अरस्तु के प्रारूप के अवसर का उल्लेख किया गया है, किंतु संप्रेषण माध्यमों का नहीं। अतः संभव है कि प्राचीन समय में मनुष्यों के बीच संभवतः मौखिक संप्रेषण होता होगा। लगभग 2300 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने संप्रेषण में मुख्य रूप से 5 चरणों को समाहित किया। अब देखिए इसमें क्या माना, जो अरस्तु और लासवेल थे उन्होंने ये बात कही कि जब प्राचीन काल में संप्रेषण कैसे होता होगा, तो इन्होंने ये बात कही कि प्राचीन काल में जो संप्रेषण है वो अवसर देख के किया जाता होगा, यानी मौखिक रूप से बातचीत होती होगी। तो देखिए इन्होंने क्या है 5 तत्व माने, तो उसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहला तो होता था वक्ता, यानी कि आपका मान लीजिए सेंडर है। अब इसे संदेश, अब इसके मन में कोई भाव है, विचार है, वो कैसे भेजेगा, श्रोता को, यानी कि जो रिसीवर है, ठीक है। और उसे कब मिलेगा, वो किसी अवसर पर। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में चर्चा, ठीक। तो इन्होंने एक अलग ही सिद्धांत निकाला कि प्राचीन काल में कैसे जो व्यक्ति हुआ करते थे, कैसे संप्रेषण किया करते थे। तो इन्होंने कहा कि वो किसी अवसर की तलाश में रहते थे, ठीक है। जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने अपनी बात को कह दिया, और फिर उसका प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आपके किसके अंतर्गत आएगा, अरस्तु व लासवेल के मॉडल के अंतर्गत आएगा। इन्होंने देखिए 5 तत्वों को शामिल किया है। फिर कहें कि 5 चरण, तो पहला चरण आपका वक्ता यानी कि प्रेषक, दूसरा आपके संदेश यानी कि मैसेज होना चाहिए, तीसरा आपका श्रोता यानी कि प्राप्तकर्ता, चौथा क्या आपका आएगा अवसर, और 5वां आएगा प्रभाव, यानी कि पहला तो यही व्यक्ति के एक व्यक्ति है, उसने संदेश अपने भावों को व्यक्त करना है, तो उसे कैसे व्यक्त करेगा, संदेश के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कैसे रूप में, मौखिक रूप में। तो उसने किसे व्यक्त किया, प्राप्तकर्ता को, जिससे वो अपनी बात कहना चाहता है, यानी कि वो श्रोता, वक्ता की बात को सुनने वाला श्रोता ही तो कहलाता है, ठीक है। और कब किया इन्होंने, अवसर पर, यानी किसी अवसर को देखे, प्राचीन काल में किसी अवसर पर ही क्या है संप्रेषण कार्य किया जाता था। और इसका क्या प्रभाव पड़ता था, तो इसकी परिचर्चा किसने की है, अरस्तु या लासवेल ने। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि अरस्तु ने क्या है, अवसर को महत्व दिया है। इसमें इन्होंने प्रतिक्रिया को नहीं दिखाया, याद रखेंगे, सिर्फ अवसर दिखाया है। 5 तत्व माने हैं, वक्ता, संदेश, श्रोता और अवसर और प्रभाव, ठीक। चलते हैं अगले मॉडल पर। तो फ्रैंकी एक्स का मॉडल। अब देखिए ये विद्वान क्या कह रहे हैं, फ्रैंकी एक्स ने संप्रेषण प्रक्रिया को लट्टू के समान बताया है। अब देखिए अगर कोई पूछ ले कि लट्टू मॉडल किसका है, ठीक है, लट्टू मॉडल किसका है, तो किसका है आपका, फ्री ई एक्स का मॉडल। इसे इसका अलग नाम क्या है, लट्टू का मॉडल, ठीक है। तो संचार भूतकाल से प्रभावित होता है व इसमें प्रत्येक चरण में नवीनीकरण होता है, अतः यह प्रारूप घटना एवं व्यक्ति पर आधारित है, जिसके अनुसार संप्रेषण का कोई निश्चित आरंभ या अथवा अंत नहीं होता। अतः इस मॉडल के अनुसार संप्रेषण का दायरा अनिश्चित होता है। इसलिए फ्रैंकी एक्स ने संप्रेषण को नृत्य का प्रारूप कहा है। तो देखिए इसका एक नाम यहाँ निकल के आया, क्या, नृत्य का प्रारूप। देखिए इसमें बात क्या कही जा रही है, जो फ्रैंकी एक्स हैं उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा संप्रेषण है वो हमारे वर्तमान से प्रभावित नहीं होता, वो क्या है, हमारे भूतकाल से प्रभावित होता है, और उसी प्रभाव के कारण क्या है, मनुष्य अपना व्यवहार करता है। तो संप्रेषण का कोई दायरा या कोई सीमा नहीं होती कि हमें इस इंसान से इतनी ही बात करनी है या इतना ही हमें बोलना है। अनिश्चित दायरा है, हम कोई सा भी टॉपिक उठा सकते हैं, उस पर क्या हम अपनी परिचर्चा कर सकते हैं। तो ये बात कही गई है कि संप्रेषण कोई दायरा नहीं है कि आप इस क्षेत्र में बात नहीं करेंगे, कि आपको इस सीमा में बंद कर बात करनी है, नहीं। इनका मानना ये है संप्रेषण का कोई निश्चित दायरा नहीं है। संप्रेषण क्या है, भूतकाल से प्रभावित होता है, ठीक है। और इसका जो अगर कोई दायरा नहीं है तो देखिए कैसे किस प्रकार ये काम करता है। जैसे जो लट्टू होता है, अगर उसे घुमाया जाए तो वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। उसका कोई दायरा तो होता नहीं, उसका मन होगा वहीं घूमेगा वो।
तो इन्होंने क्या कहा, जो इनका मॉडल है, पहले तो उन्होंने दिया नृत्य का प्रारूप, यानी कि नृत्य करने में क्या है, कोई फाउंडेशन नहीं होती, आप कोई सी भी क्रिया करेंगे वो आपका नृत्य ही कहलाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इन्होंने क्या है, संप्रेषण को क्या कहा कि संप्रेषण की कोई निश्चित अवधि या दायरा नहीं होता, वो अनिश्चित है। तो इसीलिए इनके सिद्धांतों को क्या कहा गया है, लट्टू सिद्धांत या नृत्य का प्रारूप कहा गया है। जैसे आपका ये, आपने एक व्यक्ति संप्रेषण स्टार्ट किया, फिर आपकी बातें होती गई, दूसरी विषय पे आपका मुद्दा उठाया, फिर तीसरा मुद्दा उठाया, तो कोई एक निश्चित चीज नहीं है कि आपको सिर्फ एक क्षेत्र से ही बात करनी है, वो कहने का यहाँ प्रयास किया गया है। ठीक, अगला मॉडल देखें तो अगले विद्वान का, तो सैनन और वीवर का संप्रेषण मॉडल। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने बिल्कुल अलग प्रस्तुति दी है कि संप्रेषण के गणितीय मॉडल का प्रतिपादन वर्ष 1949 में अमेरिका के क्लाउडी, सैनन और वारेन वीवर ने संयुक्त रूप से किया। महत्वपूर्ण है कि जो सैनन और वीवर का जो संप्रेषण का मॉडल है उसे क्या कहा जाएगा, गणितीय मॉडल कहा जाता है। किसका, संप्रेषण का। याद रखेंगे कब प्रतिपादित हुआ, 1949 में, जो मूलतः टेलीफोन द्वारा संदेश संप्रेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, अगर पूछ लिया जाए ऐसे कौन से विद्वान हैं जिसने संप्रेषण में टेलीफोन को महत्व दिया, तो आपके कौन आएंगे, सैनन और वीवर। ठीक है, सैनन मूलतः गणित व इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, जिनकी रुचि संचार शोध के क्षेत्र में थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में अग्नि नियंत्रक तथा क्रिप्टोग्राफर के पद पर जिम्मेदारियों को संभाला। क्लाउड ई सैनन ने पहली बार वर्ष 1948 में टेलीफोन संचार प्रक्रिया को प्रारूप के रूप में दुनिया को समझाया। अब देखिए, जो टेलीफोन है उसके बारे में किसने अवगत कराया संसार को, क्लाउड ई सैनन ने। ठीक है, तो वर्ष 1949 में अमेरिका के वैज्ञानिक शोध एवं विकास विभाग में ये कार्यरत अपने साथी वारेन वीवर के साथ मिलकर संचार के गणितीय सिद्धांत नामक की पुस्तक प्रकाशित की। इन्होंने जो उनके जो साथी थे, इनके साथ जो कार्य करने वाले थे, कौन थे, वारेन वीवर ने क्या है, संयुक्त रूप से मिलकर क्या एक पुस्तक का प्रतिपादन किया, जिसका नाम क्या है, गणितीय सिद्धांत। ठीक है, इस पुस्तक में सैनन और वीवर ने पूर्व के संचार मॉडलों को संशोधित करके प्रस्तुत किया। देखिए, इनसे पूर्व जो जितने भी मॉडल आए उन्होंने उनको पढ़ा, समझा, फिर उनमें क्या कमी रह गई उनको संशोधित किया। ठीक है, इसके बाद क्या इन्होंने अपना ही एक अलग मॉडल निकाला, और इनके में खासियत क्या है कि इन्होंने क्या टेलीफोन को शामिल किया। अब इसके साथ साथ अब जब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग थे ही थे, तो इसके साथ क्या है, उन्होंने सिग्नल के बारे में भी चर्चा की कि कैसे मैसेज को टेलीफोन से भेजा जाता है, और जब भेजा जाता है तो सिग्नल के माध्यम से भेजा जाता है, तो उस समय क्या है, शोर की भी क्या है, भूमिका रहती है। जो शोर होता है वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। तो ये बात किसने कही है, सैनन और वीवर ने। ठीक है, तो इनके गणितीय मॉडल में प्रमुखतः 6 तत्वों की बात कही गई है, जिसमें आपका पहला आएगा सूचना स्रोत, सूचना प्रेषक, संचार मार्ग, शोर, प्राप्तकर्ता व गंतव्य स्थल का उल्लेख किया है। याद रखेंगे 6 तत्वों की इन्होंने बात कही। पहला आपका आएगा सूचना स्रोत, दूसरा सूचना प्रेषक, तीसरा संचार मार्ग, चौथा शोर, प्राप्तकर्ता 5वां और गंतव्य स्थल 6वां। अरस्तु का मॉडल मैंने आपको बताया था, अरस्तु लासवेल ने 5 बातें कही थी। वहीं सैनन वीवर ने क्या है, 6 तत्वों को शामिल किया। अब इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, सूचना स्रोत। ठीक है, तो ये कौन है, हमारा संचारक। इसने संदेश किसे भेजा, सूचना प्रेषक। तो कौन है ये, टेलीफोन। फिर इसका संकेत किसके पास जाएगा, सिग्नल के माध्यम से, यानी कि अब जो सिग्नल है संचार मार्ग है। संचार मार्ग जब सिग्नल जाएंगे तो उसमें हमें देखो शोर भी देखने को मिलता है। शोर से तात्पर्य क्या है, तारों में गड़गड़ाहट, कभी कभी होता है ना, कॉल कहीं और लग जाती है, तब कहते हैं ना साइड डिस्कनेक्ट हो गई है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे कही गई है। फिर ऐसे करके इस संकेत के माध्यम से क्या है, किसके पास जाएगा, प्राप्तकर्ता के पास। ठीक है, तो जो प्राप्तकर्ता के पास जाएगा, फिर जो उसका मुख्य उद्देश्य होगा उस संदेश का, तो वो किसे
प्राप्त कर लेगा गंतव्य स्थल को। तो उन्होंने 5 तत्व शामिल किए हैं, सूचना स्रोत, सूचना प्रेषक, संचार मार्ग, प्राप्तकर्ता और गंतव्य स्थल। ठीक है, बात समझ में आ रही। महत्वपूर्ण बात यही है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपका कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, और इसमें किसे महत्व दिया गया? टेलीफोन को। ये ज़्यादा महत्व याद करने की बात है। और इसमें कितनी 6 तत्वों को शामिल किया गया है। तो मैंने आपको बताया, पहला आपका सूचना स्रोत, सूचना प्रेषक, संचार मार्ग, प्राप्तकर्ता, गंतव्य स्थल, और इसके साथ क्या है? एक शोर के बारे में भूल गए थे बताना, तो वो। ठीक है, तो इस जो इनका शेनॉन वीवर का मॉडल है वो क्या है? आपका गणितीय मॉडल कहलाता है। किसके? संप्रेषण का। याद रखेंगे। अगला मॉडल हमारा क्या है? लीगन्स का मॉडल। तो लीगन्स एक विद्वान है, उन्होंने क्या बात कही संप्रेषण को लेकर कि लीगन्स के मॉडल के अनुसार संचारक किसी संदेश को जब श्रोता के पास पहुंचाता है तो वह उचित माध्यम द्वारा प्रतिपादित करके भेजा जाता है। लीगन्स ने संप्रेषण प्रणाली में श्रोता की प्रतिक्रिया को भी सम्मिलित किया है। श्रोताओं की प्रतिक्रिया जानने से संचारक अपने द्वारा प्रेषित संदेश का मूल्यांकन करते हैं, उसके अनुकूल चेष्टाएं करते हैं। संचार में इसे प्रतिपुष्टि कहते हैं। देखिए वही बात कही गई, इन्होंने कही है कि इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो संचारक है, जो संदेश को भेजता है, तो जब वो संदेश को भेजता है किसके पास? प्राप्तकर्ता के पास, तो क्या है वहाँ से जो प्रतिपुष्टि होती है तो वो क्या है? प्रभावी संप्रेषण को दर्शाती है। तो इन्होंने प्रतिक्रिया को आवश्यक माना है कि एक तरफ से तो संदेश भेजा जा रहा है प्रेषक के द्वारा, दूसरी तरफ से प्राप्तकर्ता का क्या है? वहाँ से उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो जब उसे वो उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उसके अनुकूल के उसने क्या उत्तर दिया, फिर उसके जो प्रयास किए जाते हैं तो उनके बारे में क्या इन्होंने चर्चा की है। तो चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये संचारक है, ठीक है, इन्होंने संदेश को भेजा। संदेश किसके माध्यम के? संकेतीकरण के माध्यम से गया। संकेत किसके माध्यम से गए? माध्यम, यानी कि किसी माध्यम संकेत जाएंगे नहीं जाएंगे। फिर वो किसके पास पहुंचे? श्रोतागण, यानी कि प्रेषक के पास, सॉरी प्राप्तकर्ता के पास। ठीक है, उसके बाद श्रोता की प्रतिक्रिया, यानी कि उसका क्या प्रभाव पड़ा श्रोता पर या प्राप्तकर्ता पर, और इसने क्या अपनी प्रतिक्रिया किसे भेजी? संचारक को भेजी। एक बार फिर से समझ लें, संचारक से तात्पर्य क्या है? आपके प्रेषक से है। प्रेषक, ठीक है, तो प्रेषक क्या है? संदेश को भेजेगा, जो उसके भाव हैं। तो संदेश को किसके माध्यम से भेजेगा? मौखिक रूप में, लिखित रूप में, तो वो संकेती तो हैं। ठीक है, अब वो किसके माध्यम से जाएंगे? वो किसी न किसी माध्यम से, डाक के द्वारा या ऑनलाइन साइट्स के द्वारा, है ना। तो वो चीज़ फिर किसके पास पहुंची? ये प्राप्तकर्ता के पास, यानी श्रोतागण के पास। फिर श्रोतागण ने क्या है? उसके संदेश की क्या प्रतिक्रिया दी? किसे दी? संचारक को। तो ठीक है, फिर संचारक जो है वो उसके अनुकूल ही चेष्टाएं करेगा। समझ रहे हैं बात को? इसमें क्या है, इन्होंने सीधी सीधी बात वही कही है कि इसमें दो तत्व होते हैं। पहला तो आपका प्रेषक होना चाहिए, प्राप्तकर्ता होना चाहिए, संदेश तो आवश्यक ही है। ठीक है, संदेश को संकेत के माध्यम से श्रोता तक पहुंचाना, और फिर श्रोता की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उसके अनुकूल क्या है? व्यवहार करना या चेष्टाएं करना। तो वो बात इन्होंने कहा है। तो ये लीगन्स का मॉडल ये बातें बताता है। अगला मॉडल देखें, केनेथ ब्रूक का मॉडल। तो केनेथ ब्रूक क्या कहते हैं कि इनके अनुसार संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं। याद रखेंगे, 5 तत्व आते हैं। संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है तथा अनुभूति पर आधारित होता है। संचारक एक वितरक के रूप में अपनी अनुभूतियों का विस्तारण संचार माध्यम द्वारा करता है। बिल्कुल, संप्रेषण हो ही क्यों रहा है? हम अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, तो वही तो संप्रेषण कहलाता है। हम अपनी बात दूसरों से कह रहे हैं तो हमारी विचारधारा ही तो है, हमारे भाव ही तो हैं, है ना। तो उन्हें दूसरों तक पहुंचाना संचार के माध्यमों द्वारा, वो संप्रेषण कहलाता है।
तो देखिए इसमें इन्होंने क्या बात कही है कि विस्तारण का उद्देश्य ग्रहणकर्ता तक पहुंचाना, उसे प्रभावित करना है। यानी कि इन्होंने ये कहा था ना कि अनुभूतियों का विस्तारण से तात्पर्य क्या है, प्राप्तकर्ता तक वो अपनी बात को पहुंचाना। तो देखिए इन्होंने क्या माना, पहले इन्होंने 5 तत्व माने हैं। पहला आपका आएगा कार्य, पृष्ठभूमि, संचारक, संप्रेषण माध्यम और उद्देश्य। तो इन्होंने ये माना कि संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है, ठीक है, तथा जो संचारक है उसकी क्या है, कोई ना कोई अनुभूति रहती है। तो किसके माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से क्या है, जो उसके भाव हैं उसे किस तक पहुंचाता है, आपके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। और उद्देश्य क्या है, अपने भावों को पहुंचाना। 5 तत्व माने हैं, कार्य, पृष्ठभूमि, संचारक, संप्रेषण का माध्यम और उद्देश्य। ठीक, अगला मॉडल जो हमारा आता है वर्लो मॉडल। तो वर्लो ने क्या कहा है कि वर्लो मॉडल तथा वेस्ले मैकिन मॉडल में तृतीय चरण पर अंतर देखा जा सकता है। इन्होंने संकेतकर्ता और माध्यम के बीच संदेश को स्थान दिया है। स्रोत से प्राप्त करके संकेतकर्ता संदेश को उचित माध्यम के द्वारा संकेतवाचक को पहुंचाते हैं, जहां संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, जहां पहले मैं कह रही थी ना माध्यम मतलब कि संदेश भेजने के लिए कोई मीडियम या माध्यम होना चाहिए, वहीं वर्लो ने क्या किया, चीज वही है, नाम उन्होंने परिवर्तित कर दिया है कि माध्यम ना होकर इसे क्या बोले, संकेतकर्ता बोले। तो देखिए स्रोत जो आपका प्रेषक है, ठीक है, तो वो माध्यम से क्या है, संदेश भेजेगा, यानी संकेतकर्ता उसकी किससे भेजेगा, संकेतकर्ता के माध्यम से, ठीक है, संदेश भेजा। संदेश फिर जो संदेश है वो किसके पास गया, आपके प्राप्तकर्ता के पास गया। तो इसमें आपका पहला जो उन्होंने बताया, पहले स्रोत होना चाहिए, फिर जो संकेतकर्ता होता है वो क्या संदेश को भेजता है किसी ना किसी माध्यम से, ठीक है, तो उसके बाद क्या ये प्राप्तकर्ता के पास जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रतिपुष्टि नहीं दिखाई गई है, इसमें क्या है, प्रतिपुष्टि नहीं दिखाई गई है। इसमें सीधी सीधी बात कही है कि वो क्या है, स्रोतों से प्राप्त करके, यानी कि जो उनके भाव हैं, जो उनके विचार हैं, उनको प्राप्त करके संकेतकर्ता प्रेषक को कहें, और संदेश को क्या है, उचित माध्यम से किसे पहुंचाता है, आपके प्राप्तकर्ता को या रिसीवर को पहुंचाता है। तो यहाँ पर क्या है, आज हमने किसके बारे में चर्चा की है, जो संप्रेषण के जो जितने भी मॉडल हैं उनके बारे में क्या संक्षेप में जाना। इसके अंतर्गत मैंने आपको 9 मॉडल्स के बारे में बताया है। तो पहला आपका मॉडल आएगा संप्रेषण का रेखीय मॉडल, दूसरा आपका बताया था मैंने ट्रांजैक्शनल का मॉडल, तीसरा आपको बताया था इंटरैक्शनल का मॉडल, उसके बाद चौथे विषय में मैंने बताया अरस्तू और लासबेल का मॉडल, 5 में फ्रैंकी एक्स का मॉडल या नृत्य प्रारूप मॉडल या कहें लट्टू मॉडल, ठीक है, सैनन और बीवर का संप्रेषण मॉडल या फिर कह रहे हैं संप्रेषण का गणितीय मॉडल, उसके बारे में हमने क्या संक्षेप में जाना। इसके साथ ही क्या है, लीगन्स का मॉडल, ठीक, केनेथ ब्रूक का मॉडल, और अंतिम मॉडल कौन सा बताया मैंने, बर्लो का मॉडल। तो आज की क्लास में क्या है, संप्रेषण के जितने भी मॉडल दिए रखे हैं उनके बारे में क्या है संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। तो आपको मिलते हैं अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।